माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स ज़रूर देखो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। जो टोटल 13 लेक्चर्स है वो सभी देखो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तभी ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। एक सॉलिड ब्लॉक हमने लिया है, ऐसे अज्यूम करो, डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक सॉलिड ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक के ऊपर मैं वाटर ड्रॉप डालने वाली हूँ। सपोज एक वाटर का ड्रॉप मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो वो वाटर का ड्रॉप जो है कुछ ऐसे शेप लेगा। ओके, तो ये वाटर के ड्रॉप ने कुछ ऐसा शेप लिया है। अगर इसकी जगह पे हम लोग मर्क्यूरी डालते तो मर्क्यूरी ऐसा शेप लेता। क्यों? रीजन आपको पता है, क्योंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, मर्क्यूरी में ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कम होता है, एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये वाटर ड्रॉप कुछ ऐसा शेप लेता है। मर्क्यूरी ऐसा शेप लेगा, सर्कुलर शेप। तो यहाँ पे हमने ये वाटर ड्रॉप डाला है और इसी से रिलेटेड इस वाटर ड्रॉप के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस। जब कोई लिक्विड ड्रॉप हम लोग सॉलिड सरफेस पे डालते हैं तो उस वक्त उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये लिक्विड ड्रॉप मैंने यहाँ पे डाला, थोड़ा इसका शेप मैं बड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 इंटरफेस फॉर्म हो रहे। एक तो सॉलिड, दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लिक्विड, और तीसरा यहाँ पे क्या है, एयर। मतलब 3 इंटरफेस फॉर्म हो रहे। देखो यहाँ पे पहला इंटरफेस कौन सा है, ये वाला, किसके बीच में है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में। तो पहला इंटरफेस आएगा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस क्या आएगा, देखो लिक्विड और एयर के बीच में है, मतलब दूसरा इंटरफेस क्या आएगा, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तीसरा इंटरफेस क्या आएगा, ये देखो, ये सॉलिड और ये एयर दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो तीसरा इंटरफेस रहेगा, सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। तो ये तीनों इंटरफेस में सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, राइट। सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको सपोज हमने नाम दिया लेट T1। T1 मैंने नाम दिया किसको, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। ये सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, T1। ये क्या है, T1। इस डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो किसके बीच में, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। दूसरा हम लेते हैं T2। T2 सॉलिड और एयर के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, T2, सॉलिड और एयर के बीच में। तो T2 हमने नाम दिया सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन किसके बीच में, सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। और तीसरा जो प्रोड्यूस होने वाला है लिक्विड और एयर के बीच में, वो कुछ इस तरह रहेगा। ये जो लिक्विड का सरफेस है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट निकाली, तो ये हमें क्या शो करेगा, इट इज द सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। इसको हम नाम देते हैं T3। तो T3 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके बीच में, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तो ऐसे 3 सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हुए, T1, T2, T3। T1 जो है वो सॉलिड और लिक्विड इस डायरेक्शन में, T2 सॉलिड एंड एयर इस डायरेक्शन में, T3 इस डायरेक्शन में लिक्विड एंड एयर के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है
इसको हम टेंजेंट कह सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एयर और टेंजेंट ऑफ लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे थीटा जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग लेने वाले हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि ये देखो ये सॉलिड सरफेस की टेंजेंट ले सकते हैं हम लोग, ये लिक्विड सरफेस की ले सकते हैं, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सभी टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर हम वाटर ड्रॉप डालते हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर तो क्या वो वाटर ड्रॉप मोशन में होता है, मोशन में मतलब इधर उधर भागता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर हम उसको स्लोप दे तो वो ऐसे मूव होगा, लेकिन अगर स्लोप नहीं है तो वो वाटर ड्रॉप वही के वही रहता है। वही के वही रहना मतलब क्या, वो कौन सी पोजीशन पे है, वाटर ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन। तो वाटर ड्रॉप इधर उधर घूम नहीं रहा मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है इसी का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, कि उसके ऊपर एक्ट होने वाले जितने भी फोर्सेस है वो सभी फोर्सेस इक्वल है, ऐसा उसका मीनिंग होता है, राइट ना। वाटर ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है मतलब उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस सब इक्वल है, ये उसका मीनिंग है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वाटर ड्रॉप आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो यहाँ पे ये T3 जो है वो कुछ एंगल में एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए पहले हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कोई भी चीज जब एंगल में होती है तो उसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं हमेशा, एज यूजुअल आपको पता है। तो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, ये T3 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अपना स्पाइडरमैन वाला। तो चलो ये फैन है, इस फैन की तरफ हम लोग ऐसे जा सकते, स्पाइडरमैन होता तो ऐसे जाता। हम कैसे जाते, पहले हम चलते चलते यहाँ पे जाते, फिर चलते चलते यहाँ पे जाते, राइट। तो पहले हम चलते चलते यहाँ पे आए तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर चलते चलते ऊपर गए तो ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों का रिजल्ट सेम है, मतलब इस सेम रिजल्ट को हमने 1 और 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और इस कंपोनेंट को उठा के हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके ये 2 कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जो थीटा की साइड में होता है वो कौन सा होता है, दैट इज कॉस थीटा, और जो दूसरा होता है वो साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा है इसकी साइड में ये वाला कंपोनेंट है, तो ये कौन सा बनेगा, T3 कॉस थीटा, और जो दूसरी साइड में कंपोनेंट है वो कौन सा बनेगा, T3 साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट हमने ले लिए T3 के। तो अभी T3 हम लोग नहीं लेंगे, हम उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्सेस आर इक्वल। इसका मतलब क्या कि ये वाटर ड्रॉप पे अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूँ तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स ये दोनों इक्वल है, और ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, देखो T3 cos थीटा एंड T1 दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्सेस मिला के T2 बना है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा T3 cos थीटा प्लस T1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T2। अब ये T1 को मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, T3 cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3। और ये जो इक्वेशन है ये है अपना cos थीटा का इक्वेशन। ये थीटा से ही सभी केसेस फॉर्म होती है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है उसके ऊपर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्सेस कितने और कहाँ से एक्ट हो रहे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दिस थीटा, और थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, T2 के ऊपर, T1 के ऊपर, T3 के ऊपर, ये तीनों टेंशंस के ऊपर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड कर रहा है। और यही है आपका फाइनल इक्वेशन। इसी से 3 केसेस फॉर्म होने वाली है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है,
देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली एक सॉलिड लिया, सॉलिड सरफेस के ऊपर वो ड्रॉप डाला लिक्विड का, तो वो ड्रॉप का कुछ ऐसा शेप बना। तो इसके ऊपर 3 इंटरफेस फॉर्म हुए, सॉलिड, लिक्विड, एयर। तो सॉलिड लिक्विड के बीच में इंटरफेस T1, सॉलिड एयर के बीच में T2 और लिक्विड एयर के बीच में T3। T3 को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, T3 cos थीटा एंड T3 sin थीटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो फोर्सेस एक्ट होने वाले सभी डायरेक्शन में इक्वल है। तो इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स, और फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, अभी इसके ऊपर से हम आगे की केसेस स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमें cos थीटा का फॉर्मूला मिला, cos थीटा इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3। ये फॉर्मूला हमें मिला cos थीटा का। अभी इसकी केसेस स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, cos थीटा जो है उसकी रेंज क्या होती है। आप लोगों ने 11th में स्टडी किया, मैथ्स में देखो ट्रिगो चैप्टर में कि रेंजेस क्या होती है। तो cos थीटा की वैल्यू, थीटा आप चाहे कुछ भी पुट करो, लेकिन आपको cos थीटा कहाँ से कहाँ तक मिलता है आपको पता है। रेंज ऑफ cos थीटा क्या होती है पता है आपको। cos थीटा की रेंज मतलब cos की वैल्यूज हमें मिलती है -1 से लेके +1 तक। मतलब आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, बट आपको cos थीटा जो मिलेगा वो -1 से लेके +1, साइन थीटा और cos थीटा दोनों भी हमें -1 से लेके +1 तक ही वैल्यूज हमें उसकी मिलती है। ठीक है, तो ये बात पहले आप याद रखो, उसके बाद हम आगे की केसेस स्टडी करने वाले हैं। अब देखो पहली केस हम लोग देखते हैं, केस 1। केस 1, अगर हमने T2 इज ग्रेटर देन T1 लिया, मतलब कंसिडर करो ये जो T2 है ये ज़्यादा है और T1 कम है, ऐसे अगर हमें वैल्यू मिली, तो इस केस में ये जो आंसर है T2 माइनस T1, ये हमें क्या मिलेगा, T2 माइनस T1। अगर T2 बड़ा है T1 छोटा है, तो T2 माइनस T1 हमें पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा। ऑब्वियसली ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब cos थीटा क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब cos थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब 0 to +1 के बीच में रहेगा cos थीटा। अगर दिख रहा है आपको, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो cos थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब 0 to +1 के बीच में है। ओके, अब देखो cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री होती है। cos थीटा के लिए, cos थीटा का आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए थीटा, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब 0 से लेके 90 डिग्री तक वो होता है। थीटा अगर 0 से लेके 90 डिग्री तक है तो cos थीटा हमें पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब क्या, यहाँ cos थीटा हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब थीटा 0 से 90 डिग्री है, मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है। और अगर ये एक्यूट एंगल है तो हमें शेप ऑफ मेनिस्कस क्या मिलता है, इसके पहले के लेक्चर देखो। अगर ये एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए शेप ऑफ मेनिस्कस क्या मिलता है, कॉनकेव मिलता है। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ये पहली केस हो गई। देखो यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1 है, दैट मीन्स T2 माइनस T1 पॉजिटिव मिल रहा है, तो cos थीटा पॉजिटिव है। cos थीटा पॉजिटिव तभी होता है जब थीटा 0 to 90 डिग्री में होता है, मतलब एक्यूट होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जब एक्यूट एंगल रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो शेप ऑफ मेनिस्कस हमें क्या मिलेगा, कॉनकेव मिलेगा। मतलब कुछ इस तरह ही। ओके, ये पहली केस है। सेकेंड केस अभी अब सभी पॉसिबिलिटीज हम लोग करके देखने वाले हैं। T2 इज ग्रेटर देन T1 लिया, अब उल्टा लेते हैं, T2 इज लेस देन T1 लेते हैं। T2
लेस देन T1 केस 2। ओके, T2 इज लेस देन T1, ये छोटा है ये बड़ा है। आंसर क्या मिलेगा? T2 माइनस T1, ये हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। अगर ये निगेटिव मिला तो कॉस थीटा भी हमें क्या मिलेगा? कॉस थीटा, ये निगेटिव है मतलब ये रेशो ही निगेटिव बन जाएगा, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा? निगेटिव, मतलब 0 to -1 के बीच में। 0 to -1 थीटा कब होगा? कॉस थीटा निगेटिव 0 to -1 कब मिलेगा? जब 0 आपका थीटा कहाँ पे होगा? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। अगर एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हमें निगेटिव मिलता है। ओके, और एंगल 0 to 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हमें पॉजिटिव मिलता है। तो थीटा यहाँ कहाँ लाई कर रहा है? 90 से 180, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए शेप कौन सा होता है? शेप ऑफ मिनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। इसके पहले के लेक्चर्स देखो। शेप ऑफ मिनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू कॉन्वेक्स। कौन सा शेप मिलता है हमें? कॉन्वेक्स। एक्यूट के लिए कॉन्केव और ऑब्ट्यूस के लिए कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप मतलब देखो कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह हमें मिलता है। एक मिनट, तो कुछ इस तरह हमें शेप मिलता है, इस तरह। तो यहाँ पे जो ये टेंजेंट ऐसी आएगी। अब देखो यहाँ तक क्या होगा? 90 डिग्री। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमें T3 इधर मिलेगा, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री मिल रहा है। कुछ ऐसा शेप मिलेगा ड्रॉप का हमें। कब? जब T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा तब। तो इस साइड का लेस फोर्स है, टेंशन है, और इस साइड का ज़्यादा टेंशन है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। और शेप ऑफ मिनिस्कस कैसे मिलेगा? फिर हमें कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। समझ में आया सबको? ये सेकेंड केस है। थर्ड केस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमेशा वाटर ड्रॉप फॉर्म ही होता है ऐसे नहीं है। कभी कभी अगर हम वाटर लिक्विड सरफेस के ऊपर डालें तो वो स्प्रेड भी होता है, ऐसे स्प्रेड होता है सरफेस के ऊपर। तो हमेशा वाटर ड्रॉप फॉर्म ही होगा, ऐसे नहीं है। तो ये स्प्रेड लिक्विड कब होगा? कौन सी केस में लिक्विड स्प्रेड होगा? अगर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 है, मतलब ये दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इससे अगर ये टेंशन इक्वल हो रहा है तो हमें कॉस थीटा क्या मिलेगा? देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये दोनों इक्वल है, मतलब T2 माइनस T1, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? T3 लिखेंगे। T3 डिवाइड बाय T3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 1। और कॉस थीटा 1 कौन से एंगल पे मिलता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहा, तो कॉस थीटा हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये थीटा 0 मतलब ये पूरा यहाँ पे ही आएगा, पूरा सरफेस के ऊपर, क्योंकि थीटा है ही नहीं, मतलब ये टेंशन, ये लाइन है ही नहीं इसमें, तो ये पूरा यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप फॉर्म हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड स्प्रेड हो रहा है, लिक्विड स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस। ये केस 3 में होता है। समझ में आया? देखो, हमने T2 लेस देन T1 देखा, T2 ग्रेटर देन T1 देखा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 देखा, तब लिक्विड क्या होगा? स्प्रेड होगा। अब केस 4 में हम लोग देखते हैं, अगर सभी केसेस देखते हैं, T2 माइनस T1 अगर ग्रेटर देन T3 है, इसका मतलब T2 अगर इसको इधर शिफ्ट किया तो ये क्या होगा? T1 प्लस T3 होगा। इसका मतलब क्या? कि T2 इज ग्रेटर देन T1 प्लस T3 है। तो इस केस में हमें कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1 मिलेगा। कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं। वो कहाँ से कहाँ तक है? +1 से लेके -1 तक। सो दिस केस इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। कॉस थीटा कभी ग्रेटर देन 1 होता ही नहीं। तो इसमें, इस केस में भी क्या होगा? अगर ऐसी केस है तो इसमें भी लिक्विड स्प्रेड ही होगा सॉलिड सरफेस के ऊपर। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो ऐसे टोटल 4 केसेस होती है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज यही टॉपिक हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। पढ़ाई करते रहो सब लोग, रेगुलर पढ़ाई करो ताकि बर्डन नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।